हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं अपना नया लेक्चर और नए लेक्चर के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं मैं आज। उन टॉपिक्स में से आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है और इनडायरेक्ट लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के पेपर आप कर लो, उससे आपका काफी काम हो जाएगा। आपके देखो, सबसे पहला जो मैं आपको इजी एक स्टेप बता देता हूं रिवीजन करने का, कि जैसे ही आप कोई वीडियो देखते हो या कोई टॉपिक क्लियर करते हो या आपका एक बार सिलेबस जब हो जाता है, तो उसके बाद अब आपके पास इतना ही काम बचा है, कितना, कि आप प्रीवियस 5 इयर्स के जो पेपर्स है उनको आप सोल्व करो और उनको आप बिल्कुल एकदम अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। आपका मोस्टली जो पेपर है, इवन आप ये मतलब 70 मार्क्स के पेपर में से नियरली 55 और मोर देन दैट मार्क्स का जो पेपर है वो आपको पिछले 5 से 7 वर्ष के पेपर के अंदर आपको कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, 5 इयर्स खूब होते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा मार्जिन और अगर बढ़ाना चाहते हो, लेकर चलना चाहते हो, तो आप 2 साल या 7 साल के पेपर टोटल आप कर सकते हो, वहां पे आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो फिर से हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारे नए लेक्चर के बारे में। क्या क्या टॉपिक होगा इस लेक्चर में ये आप देखो। सबसे पहला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। कोई भी अपने पास जो दो कोएक्सियल सोलेनोइड होंगे, उन दोनों कोएक्सियल सोलेनोइड को यूज करके हम यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जब दो एक दूसरे के साथ में लपेटे हुए होंगे, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे जनरेट होता है, कितनी उनकी वैल्यू होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोफिशिएंट की, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और फिर हम एसी जनरेटर का कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट क्या होती है, फिर उसका वर्किंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम यहां पर डेराइव करेंगे। वर्किंग में कोई भी आपको थ्योरेटिकली कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन अपने को फॉर्मूला प्रिंसिपल आना चाहिए। वर्किंग जो होती है थ्योरेटिकली वो आपने ऑलरेडी पहले की जो क्लासेज आपकी 10th क्लासेज है वहां पर आपने इसकी वर्किंग ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। तो यहां पर वर्किंग का हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे और बहुत ही इजी होगा ये सारे टॉपिक आपके सामने। और यहां पर आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बनने का पूरे पूरे चांस होते हैं इस चैप्टर से। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं आपको इसके लिए। अब देखो, हम बात करते वाले हैं किसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। बिना टाइम वेस्ट की हम काम करेंगे अपना सीधा डायरेक्ट। अपना जो अभी जो टॉपिक होगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, कोई बता सकता है क्या आप में से? म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब जब दो लोग होते हैं उसके बाद उसमें कोई म्यूचुअल बिहेवियर होता है। समझ में आया? म्यूचुअल कोई बिहेवियर या म्यूचुअल कोई भी फिनोमेना होने की पहली कंडीशन क्या है, वहां पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट कोई भी थिंग्स होनी चाहिए। जैसे आप अगर दो है, आप एक पर्सन हो एज ए, ठीक है, और फिर एक आपका फ्रेंड है, फिर आप कह सकते हो कि कोई थर्ड जो पर्सन है वो आपका क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड है। आप म्यूचुअल फ्रेंड से मिले हुए हो, क्योंकि आपका यहां पर इसका इससे रिलेशन है, ये इसका दोस्त है और आप इसके दोस्त हो, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल फ्रेंड हो गया। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, दो पर्सन का एग्जिस्ट होना, दो थिंग्स का एग्जिस्ट होना, दो ऑब्जेक्ट्स का एग्जिस्ट होना वहां पर क्या है, जरूरी है। यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करने वाले हैं। इंडक्शन किसका, करंट का, एंड ईएमएफ का इंडक्शन होगा। तो यहां पर हम कोयल्स की बात करने वाले हैं, जो सोलेनॉइड होंगे, कोयल होंगे, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, ये देखो आप। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, इसमें आप आधा काम इसका नाम से ही हो जाता है। हमारे पास ज्यादातर जो काम है ना उसके नाम से हो जाते हैं। क्या है म्यूचुअल का मतलब, दो लोगों का आपस में क्या रिलेशन है वो उनका म्यूचुअल काम हो गया। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास एक ये कोयल रखी हुई है, कोयल आप इसको 1 मान लो, और यहां पर कोई करंट I1 फ्लो हो रही है इस फर्स्ट वाली कोयल में। फिर इसके नजदीक
यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है। हम इसके नजदीक एक कॉइल और रख देते हैं, दूसरा सोलेनोइड हम यहां पर और रख देते हैं, और इसके यहां पर इस कंडीशन में हमने क्या किया, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहीं पर, आपने मान लो बैटरी कंसिडर कर ली यहां पे, और ये एक वेरिएबल बैटरी है, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है, जिसका जो पोटेंशियल है वो वेरी कर सकते हो, करंट यहां से इसको यूज करके आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहां पर और यहां पर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि यहां पे करंट डिटेक्ट करने के लिए। तो जनरली क्या होता है, जैसे ही आप इसमें कोई करंट का चेंज करोगे, यहां पे अगर कुछ चेंज होगा इस फर्स्ट वाली कोयल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इसके तरफ यहां पर भी एक करंट इंड्यूस्ड होती है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इसका कोफिशिएंट हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। तो लेकिन जो फिनोमिना जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। कैसे, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। जैसे देखो, अपने पास जो ये एक फर्स्ट वाली जो कॉइल है, यहां पर जब करंट फ्लो होगी तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा यहां पे। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, लेकिन यहां पर इसके आसपास के रीजन में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनती है, ऑलरेडी ऑब्वियसली बने बात है ये तो, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बनती रहेगी इसके अंदर, और जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी तो इसके आसपास के एरिया में भी तो ये कोई दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हो सकता है उसके बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता हो, हम इसको यहां पर भी रख सकते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करती है। तो जैसे आप यहां पर इसके अंदर कोई करंट को चेंज करोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली इस वाली कॉइल में चेंज हो रहा है और इसके कारण इंडक्शन यहां पे हो रहा है, तो इस फिनोमेना को आप बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन ऑफ ए करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अदर कॉइल is known as a mutual induction, is known as a mutual induction, and this property is called mutual inductance। सिंपल सी बात है, कितना इजी है, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको, लिखना तो फिर से सुन के आप लिख लेना या आपके पास होगा अवेलेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये होता कैसे है। तो देखो, जब हम यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस जब स्टडी कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि देखो यहां पे ये आपके पास जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर जो आप करंट फ्लो करवा रहे हो, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से इसके अंदर क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा। उस फ्लक्स की वैल्यू आप बता रहे थे कि दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई। इसके अंदर जितनी करंट फ्लो होगी इस खुद के अंदर, अपने आप के अंदर, उस करंट आई के प्रोपोर्शनल था। और यहां पर आप ये बता रहे थे कि फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई, ये आपने बता दिया। तो अब हम यहां पर बात करते हैं कि ये तो था सेल्फ इंडक्टेंस अपने आप का, इस कॉइल का, इसी के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो यहां पर जब आप बात करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से करनी होगी। कैसे, तो देखो हमें इसको फिर से एक बार रब करके अच्छे से हम इसको फ्रेश यूज करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है आपके पास, एक ये कॉइल है और यहां से करंट आई फ्लो हो रही है, और इसके नजदीक हमने एक दूसरी कॉइल प्लेस की है, रखी है। तो यहां पर ये करंट क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग या म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स फाई होगा वो किस पे डिपेंड करेगा,
वो करेगा फर्स्ट वाली करंट पे डिपेंड, और फ्लक्स किस पे है, सेकंड वाली में है। तो सेकंड वाली में इंड्यूस्ड होने वाला फ्लक्स फर्स्ट वाली के करंट के ऊपर डिपेंड करेगा इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप यहां पे लिख सकते हो phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1 एंड phi2 इज इक्वल्स टू, दिस प्रोपोर्शन साइन के लिए इसको रिमूव करने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू M21 M21 ये क्या हो गया, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस M21 इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को जो 21 है तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil 2 with respect to coil 1। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil 2 with respect to coil 1, क्योंकि सेकंड के अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है और फर्स्ट के कारण हो रहा है, फर्स्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए आप इसको ऐसा बोल रहे हो। अब अगर आप इसको ऑपोजिट लिख देते, सपोज बाय चांस कि ये करंट यहां पे इसमें नहीं, ये बैटरी यहां नहीं यहां होती, सेकंड वाले में होती, तो फर्स्ट के अंदर क्या होता, आप लिख देते phi1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, इसकी जो फ्लक्स है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा म्यूचुअल के कारण, तो यहां पे आप लिख दोगे phi2 इज इक्वल्स टू M12 इंटू I2, और ये क्या हो गया M12, M12 इज ए म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil 2 है ना यहां पे, तो वहां पे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil 1 विद रेस्पेक्ट टू coil 2, ऐसा लिखना है। सिंपल सी बात ये किसके लिए, M12 के लिए, इतना ही करना है इसमें। तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया। अब आपको पता है, अब आपको पता है, क्या पता है आपको, कितना पता है बताओ, इसको अलग कर दो, ठीक है। अब आपको तो वी नो फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपको कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी, ये आपको पता है। जब ये पता है तो आप यहां पर लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी को, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी, और फाइव की वैल्यू आपके पास M21 इंटू I1। इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सेकंड वाली कोयल में, इस वाली कोयल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो आप यहां पर बताओगे E इज इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी M21 इंटू I1, और यहां पर हो गया माइनस M21 डी I1 ओवर डी टी इक्वल्स टू E, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये आपके पास फैराडेज लॉ किसके लिए हो गया, फैराडेज लॉज फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये फैराडेज का लॉ हो गया। अब यहां पे आप अगर कंसिडर करते हो, यहां पे अगर आप कंसिडर करते हो क्या, कि आपके पास ये E आ गया और ये हो गया माइनस M21 डी I1 ओवर डी टी, तो आपने कंडीशन कर ली इफ डी I1 ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल्स टू यूनिट 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन E इज इक्वल्स टू माइनस 2M1, या आप E मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू M21। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस न्यूमेरिकली डिफाइंड एज ए induced EMF in second coil due to
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, ठीक है, ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि आप सेकंड वाली कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा, ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा कब, जब फर्स्ट कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो, यूनिट हो इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेते हैं कैसे, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर कॉइल, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक तरीके से आप कह सकते हो क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपने यहां पर कोएफिशिएंट दिखाया है, हमने इसको डिफाइन किया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो इसका हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। अब कोएक्सियल सोलेनॉइड का मतलब क्या है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। कोएक्सियल मतलब जहां पे को आ जाए, को का मतलब एक साथ होना, कोएक्सियल का मतलब जिसकी एक्सिस क्या है, एक है, सेम एक्सिस है, दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर हो। जैसे आपके पास है ना, ये कोसेंट्रिक सर्कल अगर हो तो एक सर्कल इसका सेंटर ये और दूसरा जो सर्कल होगा इसका भी सेंटर यही होगा, इसको आप क्या बोल दोगे, कोसेंट्रिक हो गया। तो कोएक्सियल का मतलब जब यहां पर दोनों की एक्सिस क्या हो, सेम हो, उसको आप कोएक्सियल बोलोगे। इसको मैं अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपके कोएक्सियल सोलेनॉइड है कि पहले आपने क्या किया, बड़ा सिलेंडर लेके उसके ऊपर ये वायर यहां पर बनाया, बड़ा वाला जो है ना ये आपने वायर बनाया पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये सोलेनॉइड है बड़े वाला, ये वाला, और जो सेकंड सोलेनॉइड है वो उसके अंदर है, ये सेकंड सोलेनॉइड इसके अंदर है, इसके अंदर जो है वो सेकंड सोलेनॉइड है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। और दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है। मतलब दोनों का अगर आप इनको सर्कल मान लेते हो तो सारे जितने भी सर्कल्स है इनका सबका सेंटर क्या है, सेम है, एक ही है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट का हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और यहां पे कुछ अजम्पशन, कुछ यहां पर कंडीशंस होगी। पहली एजम्पशन और कंडीशन क्या है, यहां पर बिल्कुल भी हमारे पास फ्लक्स का लीकेज हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, फ्लक्स का लीकेज कंसिडर नहीं करेंगे, एक चीज। दूसरा, दोनों की जो लेंथ है वो हम क्या लेंगे, इक्वल या सेम लेंगे। अगर मान लो हमारे पास दो सोलेनॉइड है और दोनों की लेंथ अगर अलग है तो आइडियल केस में हमारे पास जो छोटे वाली लेंथ होगी वो कॉमन लेंथ लेनी है, ठीक है। दोनों की कॉमन तो छोटी वाली होगी, वो वाली लेंथ लेनी है। एक जो आपके पास कोयल है, इसका रेजिस्टेंस, इसकी जो रेडियस है वो यहां पर छोटी है R1, दूसरी वाली जो रेडियस है वो ये है बड़ी, क्या, R2। इस तरीके से आपको देखना है। फिर ये अंदर जो है ये S1 है सोलेनॉइड 1 और ये S2 सोलेनॉइड 2। ये तो मैंने आपको बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ होता है वो दिखा दिया। अब हम बात करते हैं इसको रियल डायग्राम बना कैसे सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन के लिए। तो यहां पर देखो हमारे पास सबसे पहले ये अपने पास एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। अब थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं ये, इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसका जो एक्सिस है वो एक्सिस ये हो गई, ये इसकी हम एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये देन हम एक और सोलेनॉइड कंसिडर करेंगे, वो यहां पर है। मैं इसको यहां से स्टार्ट कर देता हूं जिससे आपको आइडिया रहे कि दिस सोलेनॉइड इज स्मॉलर रेडियस। इसकी जो रेडियस है
ये है अपने पास R1, और जो ये वाले की रेडियस है, बड़े वाले की, ये है रेडियस अपने पास R2, ठीक है। एंड इसके अंदर जो हम करंट स्टडी करेंगे वो करंट होगी I2, R2 वाले के अंदर, सेकंड वाले के, और इसके अंदर जो करंट है वो कितनी होगी, I1। हो गया। देन सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें I2, इसमें I1। इसकी इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, कॉमन लेंथ काम में लेंगे जो L होगी, कॉमन लेंथ। ये एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए बनाया मैंने, ज्यादा एक्स्ट्रा होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग इस फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या है, phi1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, सेकंड वाले के कारण फर्स्ट वाले में देख रहे हैं हम, ठीक है। और जब सेकंड वाले में करंट फ्लो हो रही है तो आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में है, कितने एरिया में है, M12 इंटू I2, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया। दिस फ्लक्स इज अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। दिस फ्लक्स इज अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। फ्लक्स फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन से फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो होता है हमारे पास, अब देखो पहले आप ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी कितनी दूरी में है, कितने डिस्टेंस पर है, कितने एरिया में है। तो आप ये बताओगे मुझे कि सर जो फ्लक्स जो है ना वो इतने एरिया में है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो कंप्लीट एरिया है, मतलब जितना एरिया इस सेकंड वाली कोयल का है, बड़ी वाली कोयल का है, उतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, ये सेकंड वाले के कारण है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड वाले के कारण, तो यहां पर आप लिखोगे फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये लिख दिया। बी कौन सा, सेकंड वाले का, क्योंकि सेकंड वाला क्रिएट कर रहा है यहां पे, तो B2। पाई 1 फाइंड आउट कर रहे हैं, पाई 1 किसके कारण, किसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर, किसके कारण, सेकंड वाले के कारण, तो सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड होने को तो इतने सारे एरिया में है, जो मैंने यहां पे स्क्वायर बना दिया, ये रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन एक बात और बता देता हूं, ये रेक्टेंगल का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके इसके अलोंग है, नहीं, है ना, ये समझने, ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर रिमूव कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी बड़ी वाली जो एरिया है ना इसके अंदर है, ठीक है, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। लेकिन हम किसके कारण फाइंड आउट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फर्स्ट वाली के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके अंदर कितना फ्लक्स पास होगा, तो एरिया किसका आएगा, फर्स्ट वाली का एरिया है, तो एरिया A1। भले ही मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है लेकिन यहां पर तो ये छोटा सा ही है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आपके पास ये आ गया एरिया। देन अब नंबर ऑफ टर्न्स भी चाहिए, क्योंकि भाई सेकंड वाले में फ्लक्स आपके पास ये पूरा बड़ा सोलेनोइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इतने सारे एरिया में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और आपने जो काम में आप जो ले रहे हो वो आपके पास जो कोयल है वो इतनी सी है, और इसका एरिया A1 है, तो इसका जब फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे आपको एरिया तो यही चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, तो आपके सामने आ गया। लेकिन ऐसे एरिया कितने टाइम्स होंगे, n नंबर ऑफ टाइम, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने टाइम्स होगा, तो यहां पर आप लिख दोगे n, n आएगा फर्स्ट वाली का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भले ही सेकंड वाली के अंदर है लेकिन इसके अंदर, इसके थ्रू, फर्स्ट वाले के थ्रू पास हो रहा है, तो n 1 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहां पर वैल्यूज रखनी है, काम हो गया हमारा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, वैल्यूज रख दो। सबसे पहले
आपको पता है कि यहां पर n1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये होगी स्मॉल n इंटू एल। स्मॉल n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हो। B2 सेकंड वाली के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट n I2। म्यू नॉट n I2, म्यू नॉट परमिबिलिटी, n नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, और I2 इज करंट। तो ये हो गया। देन इसके बाद एरिया A1 रहने दो, एरिया को चाहो तो हम लास्ट में इसको ऐड कर देंगे चेंज, ठीक है। तो phi 1 इज इक्वल्स टू n1 इंटू एल म्यू नॉट n I2। चलो इसको भी लिख ही दो आप, पाई R1 स्क्वायर, ये आ गया ना। इसको एक बार फिर से पूरे को लिख दो अच्छे से, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट n1 n2, ये n1 ये n2 ये n2 आएगा, म्यू नॉट n1 n2 l इंटू आई पाई R स्क्वायर। आ गया इक्वेशन नंबर, इसको आप 3 लगा। तो अब आप अपने आप से जानते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या है, M12 इंटू I2 फर्स्ट इक्वेशन से ले लिया हमने, थर्ड से लेना है म्यू नॉट n1 n2 l I पाई R स्क्वायर। ये बहुत बड़ा सा लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन कम हो गया। ये I कितना है, I2 है यहां से, ये I2 चला आ रहा है यहां पर, तो I2 जब चला, I2 से I2 कैंसिल आउट, और आपके पास आ गया M12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 l पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 है ये, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। इसको अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ये आपको क्लटर्ड लग रहा होगा, n1 n2 l इंटू A1। ये आपके पास जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें एक चीज और करनी होगी, यहां पे हमें यह करना होगा, हम M21 की वैल्यू भी फाइंड आउट करके देखते हैं। और जब M21 की वैल्यू आएगी, उसका मतलब क्या होगा हमारे लिए, हमारे लिए इसका मतलब होगा, देखो मैं इसको यहीं पर हम इसके साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर M21 तो क्या होगा आपको पता है, फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल phi 2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। ये हमने देखा था, देखो यहां पे मैंने स्टडी कर लिया एक बार, अब मैं वहां पर भी कर लूंगा। तो फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू I1 एंड दिस फ्लक्स phi 2 इज इक्वल्स टू M21 इंटू I1, इक्वेशन नंबर 1। तो अब फ्रॉम फ्लक्स फ्रॉम डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से क्या आएगा, फ्लक्स आपको पता है phi 2 इज इक्वल्स टू, अब मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, फर्स्ट के कारण, ठीक है। और एरिया किसका आएगा, अब ये बता, एरिया किसका आएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस बार, इसी के लिए मैं करवा रहा हूं, ये मान के चलो। तो देखो यहां पे आपके पास हो सकता है, ये आपके पास R1 है, ये R2 है, सॉरी, जो बड़ी वाली जो सोलेनॉइड है उसके लिए, और जो छोटे वाला सोलेनॉइड है वो ये है R1 रेडियस का। तो हो सकता है कि सेकंड वाली कोयल का या सेकंड वाले सोलेनॉइड का एरिया इतना हो, सेकंड वाले का जो एरिया है वो हो सकता है इतना हो आपके पास,
ये वाला पूरा एरिया हो। लेकिन आप एक बात बताओ, जब फर्स्ट वाली के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट वाली के कारण अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो केवल इतनी सी दूरी में तो होगा, इतने से डिस्टेंस या जो एरिया, इतने से एरिया में ही तो होगा। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बाहर तो आपके पास यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। एरिया चाहे है, लेकिन उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स कंसिडर करने के लिए वहां पे आपको वो कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इतनी सी दूरी में है, तो आपके पास एरिया भी यही फाइंड आउट करना होगा। ये वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने की वजह से काम का नहीं है हमारे, इस बात को समझना होगा, ठीक है। क्योंकि जब एरिया, जहां पे जिस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो एरिया क्या फ्लक्स में पार्टिसिपेट करेगा? सवाल ही नहीं होता। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना, एरिया में मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने से में है, इसलिए एरिया तो फिर से किसका आएगा? A1 का आएगा। और पिछले बार वाले में भी क्या था? 1 का ही था। इसका मतलब एक कॉन्क्लूजन तो निकल के आ गया। एरिया किसका लेंगे? एरिया उसका लेंगे जो छोटे वाला सोलेनोइड होगा, जिसका एरिया कम होगा, वो वाला एरिया कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो एरिया वहां पर भी क्या है? सेम है। और नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड वाले के कारण हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइव 2, तो सेकंड वाले का नंबर ऑफ टर्न्स यूज होगा N2। हो गया। अब आप यहां पर फिर से N2 इज इक्वल्स टू स्मॉल n2 इंटू L1 या L, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, और A1 इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर। फिर से तो फाइव 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ये आ गया N2 इंटू L म्यू नॉट n किसका? 1 है ना, तो N1 आएगा। N1 I1 का है तो I1 आएगा, तो यहां पे पाई R1 स्क्वायर। इसको आप फिर से लिखोगे म्यू नॉट N1 N2 L I1 पाई R1 स्क्वायर। ये आप इक्वेशन नंबर 2 कर दोगे, ये आप इक्वेशन नंबर 3 कर दोगे, तो अब आपके पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। क्या हो जाएगा 1 एंड 3 से? 1 एंड 3 से आप लिख सकते हो, वहां पे 1 में क्या है? M21 इज इक्वल्स टू, इसमें क्या है? म्यू नॉट N1 N2 L I1 पाई R1 स्क्वायर। तो ये M1 इंटू I1 है, पूरा नहीं लिखा था। तो यहां से आप देखो ये क्या हो जाएगा? M21 I1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 L I1 पाई R1 स्क्वायर। तो यहां से I1 से ये I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी M21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर म्यू21 की वैल्यू आ गई, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A, और A 1 आएगा, ठीक है। 1 वो आएगा एरिया जो कॉमन होगा, यहां पे जो एरिया कॉमन होगा ना, वो वाला एरिया आपको कंसिडर करना है। और यहां पे आपको ये देखना है कि जो एरिया आपने लिया है, जो एरिया आपने कंसिडर किया, वो वाला होना चाहिए जो छोटा है। और इस वाली इक्वेशन को यहां पे आप इसको अच्छे से देखो, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A, और ये वाली इक्वेशन है म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A। ये दोनों M1 M2 के आगे बराबर आ गए, इक्वल आ गए, तो आप इसको लिख सकते हो एंस M21 इज इक्वल्स टू
M12 इज इक्वल्स टू, अब हम इसको केवल M लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दोनों का एक दूसरे के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, सेम होगा। और जब वो इक्वल और सेम होगा तो हम वहां पर इसको अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है, एक ही लिख देंगे। और आपको मैं बता दूं यहां पर यही चीज क्या है, आपके लिए काम आने वाली है। और यहां पर ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रूव दैट, शो दैट देयर म्यूचुअल इंडक्टेंसेस आर सेम। M21 और M12 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आपको प्रूव करना भी आ सकता है और ये भी यहां पर आपको फिर ये दोनों करने पड़ेंगे। अगर प्रूव करना नहीं आता तो आपको केवल एक पार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप सेकंड वाला करें चाहे आप ये फर्स्ट वाला करें, ठीक है ना। तो इस चीज को समझ के चलना, इस चीज को आप ध्यान में रखना है। तो अभी हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ये तो खत्म हो गया, लेकिन यहां पर इनकी डिपेंडेंस की बात जरूर हो जाती है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करती है, ये आप देख लो। ये डिपेंड करती है M इज इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू ए। तो ये एक तो डिपेंड करती है दोनों पर, और हाँ यहां पर इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। कैसे, ये जो है ना N1 N2, तो इसको आप कैपिटल N में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैपिटल N में अगर कन्वर्ट करोगे तो N1 N2 A अपॉन L हो जाएगा, क्योंकि एक L तो कट जाएगा, एक L नीचे बच जाएगा। तो यहां पर देखो, दिस M इज प्रोपोर्शनल टू N1 एंड N2। दोनों कोयल्स के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। डिपेंडेंस पूछी जा सकती है, छोटे क्वेश्चंस में आती है ना, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ M या म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल्स या सोलिनॉइड्स, ठीक है। दूसरा दूसरा होगा कि दोनों कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। ओके, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स या सोलेनॉइड्स। देन दिस M इज प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी ज्यादा है, मीडियम का मतलब कोर। कोर का मतलब क्या हो मैं बता देता हूं कि यहां पर आपने एक दूसरे के अंदर सोलेनोइड घुसा रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक आयरन की रॉड भी डाल सकते हो या कोई दूसरे सब्सटेंस की रॉड भी डाल सकते हो। तो जिस सब्सटेंस को आपने यहां पर इंसर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा। अगर आपने मान लो कि डायमैग्नेट कर दिया तो यहां पर ये फिर नेगेटिव जाएगा। अगर आपने यहां पर कोई ज्यादा हाई परमेबिलिटी का या रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई सब्सटेंस डाल दिया तो वहां पर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर एक होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो ओरिएंटेशन का मतलब जैसे मान लो एक आपने सोलेनोइड ऐसे रखा हुआ है, दूसरा जो सोलेनोइड आपने वो कैसे इसके नीचे इस तरीके से रख दिया, तो यहां पर भी कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। हो सकता है आपने एक सोलेनोइड ऐसे रखा हुआ है, मैं तो पहले सेपरेट कर देता हूं इनको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज हो सकता है आपके पास एक सोलेनोइड ऐसे रखा हुआ हो और जो दूसरा सोलेनोइड है वो आपने इसको यहां पर इस तरीके से रख दिया, तो क्या इनमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यस बिल्कुल होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ओरिएंटेशन की, कि अगर आपने इस तरीके से सोलेनोइड रखा हुआ है और दूसरा सोलेनोइड भी आपने इसके अंदर फिट कर दिया, तो अब यहां पर क्या है, इसमें मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर आपने एक सोलेनोइड तो ऐसे रख दिया और दूसरा जो सोलेनोइड है
दूसरा आपने इस तरीके से रख दिया, तो यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, ये इन दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया। तो यहां पर जो इंडक्शन होगा ना वो मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, या आप ये कह सकते हो जीरो होगा। यहाँ पे इंडक्शन होगा ही नहीं उस वाले कंडीशन में, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और ये दोनों इंटरमीडिएट कंडीशन है। तो ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर गया, ठीक है ना। यहाँ पे होगा लेकिन वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, या मीडियम होगा इनमें, और वहां पे मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम। इस तरीके से आप इनके डिपेंडेंस समझ सकते हो। किस पे, ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रही है, उनमें जो कोर का रिलेटिव परमेबिलिटी उस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों सोलेनोइड्स या कोयल्स पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ कोयल, दोनों कोयल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर देखना होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर वैसे आपका थोड़ा सा हल्का पढ़ा हुआ है, और हम यहां पर आपको बता देंगे, ठीक है। एसी जनरेटर, आधा तो नाम से ही है एसी जनरेटर, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर जो जनरेट कर सकता है। तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो डिवाइस जनरेट कर सके, प्रोड्यूस कर सके, उसको आप एसी जनरेटर बोल सकते हो। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस alternating voltage, hence alternating current, and this is called AC generator। AC जनरेटर होता है ये, और ये जो AC जनरेटर होता है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हमारे पास जितने भी आज का हम इलेक्ट्रिसिटी का काम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इस AC जनरेटर का है। हम 90% ऑफ द एनर्जी, 90 या 95% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो हम खर्च कर रहे हैं ना, वो हम एसी जनरेटर से यूज करके कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम यूज करने लग गए, थोड़ा सोलर आ गया, थोड़ा और विंड एनर्जी आ गई, लेकिन विंड एनर्जी में भी एसी जनरेटर होता है। कोल एनर्जी जो थर्मल एनर्जी होती है वहां से भी यही होता है, न्यूक्लियर से होता है, वहां पर भी सब जगह एसी जनरेटर तो है ही, लेकिन सोलर में नहीं है, सोलर में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सोलर में अलग प्रिंसिपल काम करता है, जो हम अब तो नहीं पढ़ेंगे, पहले होता था, पहले सिलेबस में होता था 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वहां पर सोलर सेल नाम का भी आपके सब्जेक्ट होता था, टॉपिक होता था। लेकिन अभी हम किस में काम करेंगे, केवल एसी जनरेटर अभी पढ़ लेंगे और इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो एसी जनरेटर की बनावट क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो देखो। ये सिंपल उसका जो प्रिंसिपल जो स्ट्रक्चर है वो यही होती है। क्या, एक यहां पर ये नॉर्थ पोल हो गया, एक यहां पर ये साउथ पोल हो गया, और ये दोनों थोड़े कर्व शेप में होते हैं जिससे कि अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिले, ठीक है। देन यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस जगह पे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो ब्लू कलर की लाइंस है। तो एरिया के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो एरिया अगर इसका रहेगा यहां पर किसी लूप का, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा, ये रहा। और यहां पर जब आप यहां पे देखो, ये आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई एरिया आएगा, ये एरिया अगर यहां से ये एरिया क्या हो जाए, अगर रोटेट हो रहा है तो ये फ्लक्स बना। अब ये रोटेट जब होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। अभी तक आपने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टडी किया है ना, कितने तरीके से इंड्यूस्ड हो सकता है, फ्लक्स चेंज होने से हो सकता है। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होती है। तो बी, अब यहां पर चेंज क्या क्या हो सकता है, आप कहोगे सर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और कॉस थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। बिल्कुल सही बात है। अभी तक हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया, तो आप कहोगे सर हमने एरिया, मोशनल ईएमएफ में एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा था। एडी करंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था कि वहां पर करंट चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो फिर दूसरे वाले में इंड्यूस्ड हो रहा था, तो इसके कारण भी हमने डिस्कस कर लिया। तो बचा क्या, बचा ओरिएंटेशन। अब हम यहां पे जो डिस्कशन करेंगे तो ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे हम, इसको घुमा के।
ओरिएंटेशन चेंज होने से अपने आप ही वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना इजी सी बात है, वो तो होगा ही, डेफिनेट सी बात है। तो इस तरीके से आपको यहां पर समझ के चलना है इन केस ऑफ एसी जनरेटर। तो यहां पे ये आपके पास दोनों सोलेनॉइड हो गए, सोलेनॉइड सॉरी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो गए, और इसके अंदर आपने ये एक लूप रख दिया, कंडक्टर लूप है। जैसे ही ये यहां पर ये रोटेट करेगा तो ये एसी करंट यहां पर जनरेट होगी, एसी ईएमएफ यहां पर जनरेट होगा। तो इस ईएमएफ की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये तो आपके पास देखो एक बना हुआ डायग्राम, बुक्स का बना हुआ डायग्राम हो गया। इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखो इसमें ये तो आपके दोनों पोल्स हो गए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। इनके कारण ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। फिर यहां पर इनके बीच में सेंटर पर ये एक पूरा आर्मेचर लगा होता है, ये यहां पर एक्सिस लगी होती है, एक्सेल। और अब क्या करोगे आप, इसके आर्मेचर के साथ यहां पर ये स्लिप रिंग्स होती है, ये है स्लिप रिंग्स। और ये जो स्लिप रिंग्स है, ये एक स्लिप रिंग्स तो ये आपके पास ये वाला, ये जो है ना, ये वाला जो लूप है, उस लूप के एक कॉर्नर पे लगी होती है, एक साइड में, एक एंड पर ये यहां पर लगी होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दूसरा वाला वायर आ रहा है, इसके साथ ये वाली स्लिप रिंग्स लगी हुई है। ये क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये इनकी एक्सिस फिक्स है। जब ये यहां पर लूप या जो आर्मेचर ये जब रोटेट करेगा, इसके साथ साथ ये स्लिप भी रोटेट करेगी, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वहीं पर रोटेट करती रहेगी। और फिर इसको टच करते हुए, जस्ट टच करते हुए, यहां पर हमने क्या लगा दिया, कार्बन ब्रशेस लगा दिया। कार्बन ब्रशेस क्या होती है, जस्ट ग्रेफाइट या कोई कंडक्टर कार्बन होता है, उस फॉर्म की यहां पर हम ब्रश लगा देते हैं, जो किसी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होती है, जो इसको दबा के भी नहीं रखती, लेकिन इसको कंटिन्यूअसली इसके कांटेक्ट में रहती है। जब ये रोटेट करेगी ना स्लिप रिंग्स, तब भी ये कार्बन ब्रशेस यहां पर लगी हुई रहेगी, ठीक है। और ये जब आप कभी देखने जाओगे इलेक्ट्रिकल प्लांट में, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट है, मेरा एक बार एनटीपीसी के प्लांट में गया हुआ है, तो ये वहां पर बहुत ही ह्यूज साइज की ये सब चीजें अरेंजमेंट होता है, बहुत ह्यूज। ये मान लो 3 मंजिला इमारत, जो 3 मंजिला बिल्डिंग होती है, वहां पर उतना बड़ा आपको एक एसी जनरेटर मिल जाएगा। क्योंकि जो एक एसी जनरेटर होता है, वहां पर वो 100 मेगावाट, 100 मेगा तो अब छोटा हो गया, अब तो और भी ज्यादा बड़े, अब तो आप ये देखोगे 500 मेगावाट तक के एक सिंगल सिंगल एसी जनरेटर आते हैं। 500 मेगावाट का मतलब जो आपका 10 वाट की जो एलईडी, 5 करोड़ लाइट आप एक साथ ग्लो कर सकते हो विद दिस जनरेटर, ठीक है। तो अब आप देख लो 5 करोड़ का मतलब कितना ज्यादा हो गया। केवल अगर आपको वो बल्ब लगाना है एलईडी वाला, जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, अगर वो जलाना है केवल वही, ठीक है, तो 5 करोड़ अलग अलग घरों का यूज कर सकते हो। तो ये देखो कितना ज्यादा इन्वेंशन, कितनी ज्यादा साइंस आगे बढ़ चुकी है। और हम फिर उसी के अंदर बहुत सारी चीज हम यूज करने लगे, हम केवल अब एक एलईडी से काम थोड़ी चलता है। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम वो डायग्राम बनाते हैं जो हमें बनाना है, एग्जाम में जो हम बनाएंगे वो काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो आर्मेचर है और ये जो इसके साथ कनेक्टेड जो लूप है, ये लगातार इसके अंदर ऐसे रोटेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। और जैसे जैसे मैग्नेटिक थीटा चेंज होगा, यहां पर ये थीटा चेंज होने से फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब देखते हैं हम। तो आपके पास देखो यहां पर सबसे पहले ये एक नॉर्थ पोल हो गया, और यहां पर ये एक साउथ पोल हो गया। इसके अंदर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये हमने यहां पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना दिया।
ये हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और फिर इसके अंदर हम एक लूप लगा देंगे। ये हमारे पास यहां पर एक लूप हो गया जो इसके अंदर बना हुआ है। और ये जो लूप है ये आपके साथ इनकी जो स्लिप रिंग्स होती है, ये एक स्लिप रिंग यहां हो गई इसकी, और एक जो स्लिप रिंग है वो इसकी यहां हो गई, और स्लिप रिंग्स के साथ यहां पर कार्बन ब्रशेस लगी होती है, और इन दोनों के बीच में जो ईएमएफ, दो पोल्स हो गए ना, इसके दो साइड्स हो गए, दो अलग अलग साइड हो गई, इनके बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और अगर इनके यहां पर हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहां पे आपने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया तो यहां पे आई करंट मिल जाएगी आपको, और यहां पे आपको इन दोनों के बीच में यहां पे आपको ईएमएफ वोल्टेज डिफरेंस ये मिल जाएगा। और वोल्टेज डिफरेंस को करंट लगाते ही, ये रेजिस्टेंस लगाते ही आपके पास यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको समझ सकते हो। तो यहां पर देखो, जैसे ही आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे ये आपके सामने चलता जाएगा। तो देखो यहां पर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप, तो ये होगा फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अगर एक लूप है तो बी ए कॉस थीटा, लेकिन यहां पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे लूप के अंदर, तो एन बी ए कॉस थीटा। और ये जो आपके पास ये जो लूप है ये अपनी एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो। तो जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर ये थीटा अपॉन टी होती है। थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ओमेगा इंटू टी आर। सिंपल सी बात है। तो आप यहां पर लिख सकते हो फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है इस एसी जनरेटर के फ्लक्स का। और ये जो एसी जनरेटर का फ्लक्स है, अब आप यहां पर इसको रोटेट करोगे ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, कंटिन्यूअसली रोटेट कर दोगे। जब रोटेट कर दोगे तो टी टाइम के साथ साथ ही ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर फ्रॉम फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ क्या कह रहा है, ये कहेगा आपको E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, तो माइनस डी ओवर डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और यहां पर अब आप इनको, जो एन बी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स क्या वेरी करेंगे, नहीं, कांस्टेंट रहेंगे, एक बार बना दिए। बी मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये पोल्स वेरी करेंगे, नहीं, ये तो एक बार फिक्स कर दिए, इसको कर दिए, तो बी भी कांस्टेंट है। एरिया, इसका एरिया भी कांस्टेंट है। ओमेगा टी टाइम चेंज होगा, ये तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा केवल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में, यहां पर आप अगर आप देखोगे तो E is equals to negative n b a d ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी का यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी जानते हो, ये होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। कॉस ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, और ओमेगा टी का, ओमेगा यहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया। और इसके अंदर जब आप देखोगे तो ये हो गया E इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपके पास वैल्यू आ गई।
ये आपके पास यहां पर वैल्यू आ गई इसकी। और आपको पता है ये जो वैल्यू है ना यहां पर एन बी ए ओमेगा, इसमें सब कुछ कांस्टेंट है। एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट और ओमेगा कांस्टेंट है। तो इसके कारण ये एक नया कांस्टेंट बना लेंगे जो होगा ई नॉट। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इसको आप पीक ईएमएफ भी बोल सकते हो, इसको आप पीक ईएमएफ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब साइन की वैल्यू 1 ही तो होती है। साइन अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, इस वाले की कुछ भी वैल्यू हो जाए, मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम -1 और बीच में 0। तो कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाएगी, -1 से नीचे नहीं जाएगी। तो ये आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। और यहां पर आप इसको अब लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम। तो अब आप अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करके देख लो। आप यहां पर जो टी की वैल्यू है वो 0, टी की वैल्यू t/4, t इज इक्वल्स टू t/2, t इज इक्वल्स टू 3t/4 एंड t इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। इन अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देख लो क्या होता है। यहां पे ओमेगा की जो वैल्यू है वो आती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। 2 पाई पूरा 360 डिग्री एंगल, और टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा टाइम पीरियड। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो फॉर योर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ। ओके, तो ये आपका ईएमएफ है ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल, रोटेशन ऑफ लूप। तो आप लूप के लिए, कोयल के लिए, सब कुछ के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इन अलग अलग जो वैल्यूज है इनकी वैल्यूज मैं आपको वहां पे बता देता हूं। नेक्स्ट में अपना इसका ग्राफ आ गया, ये वाला ग्राफ हो गया। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो मैं यहां पे आपके लिए बना देता हूं। ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है, ये आपके पास एक साउथ पोल है, और यहां पर ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आपको पता है फाई की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो होती है एन बी ए कॉस थीटा या ओमेगा टी। और आपके पास यहां पर ई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, या आप इसको कह सकते ई नॉट साइन, ये थीटा ही तो है, ये भी थीटा ही तो है। तो देखो अब यहां पर क्या है, जब सबसे पहले थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया किसका, इसका जो लूप है इसका, ये लूप का एरिया किधर होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों थीटा एंगल 0 हुआ कि नहीं हुआ, तो लेकिन इस 0 के लिए लिखा क्या है, प्लेन ऑफ आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यहां पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हुआ ना, लेकिन इसका ये जो एरिया वेक्टर है ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ये एरिया वेक्टर का बी वेक्टर का एंगल है वो 0 डिग्री है। इतना इंफेसाइज इसके ऊपर मैं इसलिए कर रहा हूं एंगल के ऊपर, क्योंकि ये हमेशा लिखे होने के कारण कंफ्यूजन में डाल देता है आप लोगों को। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, एरिया इसके बराबर में है, इसके पैरेलल में है। इस बात का ध्यान रखना। अब हम यहां पर है, प्लेन ऑफ आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो प्लेन है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो थीटा इक्वल्स टू यहां पे कितना हो गया, 0। दूसरा तरीका बताता हूं, टी इज इक्वल्स टू 0 है ये, टी इज इक्वल्स टू यहां पे 0 रखोगे तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो थीटा इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू 0 आ गई। फिर जब t इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, कैपिटल T अपॉन 4 जब हो गया, तो उस टाइम में ये ऐसे घूम करके ऐसे हो गया। तो अब थीटा इक्वल्स टू नीचे 90 डिग्री हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ।
जब 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम पे पहुंच गया। फिर जब ये ऐसे था फिर रोटेट हो गया, ये 180 डिग्री आ गया, ये इधर हो गया। आर्मेचर रोटेशन कितना कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया ना, तो थीटा इज इक्वल्स टी इज इक्वल्स टू t/2, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे भी, और एंगल 180 डिग्री π/2 हो गया। तो यहां पर ये आपके साथ फिर से साइन थीटा की वैल्यू 0। फिर रोटेट अगर हो गया तो ये ऐसे यहां से ऐसे हो गया ये, तो ये ऊपर की तरफ 270 डिग्री रोटेशन हो गया। तो साइन यहां पर t की वैल्यू कितनी 3t/4, जो यहां पर भी नोट किया हुआ है, -1 आ गया, और फिर आगे फिर से सेम पोजीशन में आ गया 0। तो आपके पास ये जो ग्राफ बना है वो इस तरीके से ग्राफ बना। अब आगे जितने रोटेशन हो गया, अगर मान लो मैं एक रोटेशन और कर देता हूं तो ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ इस तरीके से। ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, एक रोटेशन, दो रोटेशन, तीन रोटेशन, चार रोटेशन, ऐसे रोटेशन आगे बढ़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर हम बता रहे हैं कि आपके पास जो एसी जनरेटर है वो साइनोसॉइडल, ये जो वेव फॉर्म है ना, वेव की फॉर्म में जो है इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। तो ये आपका एसी करंट जो होगी, एसी वोल्टेज जो होगा, उसका ग्राफ ये होगा। ये हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड का ग्राफ है। हम अगर करंट का ग्राफ बनाना चाहें वो भी आराम से इजीली इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे सेम ग्राफ बनेगा, अगर कुछ और बनाएंगे तो अलग टाइप का थोड़ा ग्राफ बनेगा। और उन ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम 7 चैप्टर में चलेंगे। इस लेक्चर के बाद आपका 7 चैप्टर ही है जो स्टार्ट होगा और बहुत ही जल्दी खत्म होगा। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, आप लोग लाइक करें वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।